जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में देख लिया था। वैदिक काल को कितने भाग में विभाजित किया जाता है और वैदिक काल में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी। तो आज की क्लास में हम वैदिक काल के दोनों भाग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज ऋग वैदिक काल के बारे में। तो ऋग वैदिक काल जो है वो जैसा कि आप सबको पता है, जो वैदिक काल था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें दो भाग में इसको विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल का समय जो है वो माना जाता है। ठीक, अब ऋग वैदिक काल जो है वो पहला जो है वो कालखंड है वैदिक काल का। अब ऋग वैदिक काल, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या किया गया था, इसमें वेद की रचना हुई थी जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में किस किस वेद की रचना हुई? तो ऋग वैदिक काल में रचना हुई ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है ये ये एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। ठीक, ईरानी ग्रंथ का नाम क्या है? अवेस्ता। तो ऋग्वेद की जो बहुत सारी बातें हैं, ठीक, मतलब क्या था कि अधिकतर जो थी इसकी अधिकतर बातें कहाँ से मिलती हैं? तो इसकी अधिकतर बातें हमको ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। ठीक, तो इन्हीं सब के आधार पर जो बताया गया था वो बताया भी गया था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। क्योंकि देखिए, ये ईरान क्या है? ईरान मध्य एशिया का क्षेत्र है और ईरानी ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता। तो इसका पूरा नाम क्या है? जिंद अवेस्ता। ठीक, जिंद अवेस्ता। तो इसकी जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स होती है ना, तो उनकी बातें, उनकी जो शैली होती है, उसमें जो विषय वस्तु होती है वो आपस में क्या है? मिलती जुलती रहती है। तो इसी प्रकार क्या था, ऋग्वेद और अवेस्ता जो था, इन दोनों की बातें जो थी आपस में मिलती जुलती थी। जैसे क्या था कि ऋग्वेद में भी अग्नि देवता जो है वो उनको सबसे महत्वपूर्ण देवता बताया गया है, अग्नि देवता को। क्योंकि क्या था, उस टाइम पे क्या था कि यज्ञ हवन ये सब चीजें जो थी, कर्मकांड जो थे वो बहुत ज्यादा प्रचलित थे। और उसमें क्या होता था, हवन आदि में अग्नि का प्रयोग बहुत होता था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं वो अग्नि के देवता माने जाते हैं। तो जैसे ऋग्वेद में, उसी प्रकार अवेस्ता में भी सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो अग्नि को ही माना जाता है। तो इस प्रकार क्या था कि ऋग्वेद और अवेस्ता जो है वो आपस में कनेक्टेड मिलते हैं। ठीक, अब क्या है, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन या फिर प्राचीनतम जो ग्रंथ है, ठीक, प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो इसका संकलन किसने किया था? तो जो शुरू के कल बताया गया था, जो वेद त्रयी हैं, वेद त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? कौन कौन से वेद आएंगे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद क्यों किस में आते हैं? वेद त्रयी में। क्यों आते हैं? क्योंकि जो इनकी विषय वस्तु है वो सेम टू सेम है। ठीक, जिसमें क्या है, देवताओं की स्तुति है, पूजा पाठ, कर्मकांड, इन सब के बारे में बताया गया है। तो इसकी रचना किया था वेद व्यास ने। तो रचना क्या, इन्होंने इसका क्या किया था? संकलन किया था। ठीक, तो संकलन कौन किया था? वेद व्यास ने। ठीक, इन्हीं का नाम क्या है? महर्षि द्वैपायन। ठीक, और क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है, जो एक्टिंग करता है उसको एक्टर बोल देते हैं। ठीक, जो नेतागिरी करता है उसको नेता बोलते हैं, जो गाना गाता है उसको गायक बोलते हैं। तो इसी तरह जो पूजा पाठ कराता है उसको पंडित बोलते हैं। तो उसी प्रकार जब ऋग्वेद काल था तो वहां पे जो वेदों का पाठ करता था, ठीक, तो ज्ञानी क्या मतलब क्या होता है कि जो इस वेद का पाठ करेगा उसको क्या बोलते थे? होत्री या फिर होता। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखने योग्य है
क्या कि ऋग्वेद के ज्ञानी को या फिर ऋग्वेद के पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले को बोलते हैं होत्री या फिर होता। ठीक, अब ऋग्वेद जो है वो पद्य रूप में है। ठीक, पद्य रूप में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें लिखा क्या गया है? तो वेद त्रयी में कल भी बताया गया था, आज फिर से आप जान लीजिए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें क्या था? विषय वस्तु एक थी। तो विषय वस्तु में क्या था? देवताओं की स्तुति थी, पूजा पाठ था, और क्या था? कर्मकांड, यज्ञ, हवन, इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक, तो ये पद्य रूप में है, और पद्य रूप में इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति जो है वो लिखी गई है। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें 10 मंडल हैं। जैसे बुक होती है उसमें चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या है? मंडल हैं। ठीक, तो इसमें कितने मंडल हैं? 10। और 10 मंडल में जो है वो इसमें 1 से लेके 10 तक हैं, जिसमें पहला मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों मंडल जो है वो सबसे आखिरी में जोड़े गए थे इसमें। ठीक है, सबसे आखिरी में। ठीक है, सबसे आखिरी में कौन कौन सा मंडल जोड़ा गया था? तो पहला और 10वां। इसमें 2 से लेके 8 तक मंडल जो थे वो प्राचीन मंडल है, मतलब पुराने हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे नए मंडल कौन से हैं, तो वो पहला मंडल है और 10वां मंडल है। ठीक है, फिर इसमें क्या था? 1028 सूक्त थे। ठीक, 10 मंडल थे, आपको बता दिया है, और 10,462 श्लोक या फिर ऋचाएं। ठीक है, ये इसमें थे। क्या क्या था? 1028 सूक्त थे। ठीक, अब एक सूक्त में बहुत सारे श्लोक होते हैं। ठीक, देखिए, एक मंडल में बहुत सारे सूक्त, और एक सूक्त में बहुत सारे श्लोक। तो मंडल टोटल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं या फिर श्लोक कितने हैं? तो 10,462 श्लोक इसमें हैं। ठीक, अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि वेद की जो भाषा होती है वो संस्कृत होती है, ये संस्कृत में लिखे गए। ठीक, और संस्कृत जो भाषा है वो क्लिष्ट होती है, समझने में उसको क्या है? आसानी नहीं होती। तो आम जनमानस के लिए, बाकी व्यक्तियों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो वेद होते हैं उनकी एक सरल व्याख्या होती है। ठीक, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब ये क्या है? ये पेपर में पूछा जाता है कि ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है चिकित्सा। ठीक, चिकित्सा इसका विषय वस्तु है, किसका? आयुर्वेद का। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है चिकित्सा। ठीक है, अब ये आयुर्वेद के जो ऋषि थे, मतलब क्या था? इसके जो ज्ञानी या फिर रचनाकार, वो कौन से थे? प्रजापति। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखते हैं कि ऋग्वेद में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, तो वो कहां कहां से ली गई हैं। ठीक, अब जैसे क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक, गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। ठीक, विश्वामित्र ने इसको लिखा था, किसको? गायत्री मंत्र को। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को। ठीक, सूर्य या फिर सवित्र। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में क्या है? सूर्य हटा के सवित्र दे देते हैं, तो ये कौन से देवता को समर्पित है? सवित्र देवता को समर्पित है, या फिर सूर्य देवता को समर्पित है क्या? गायत्री मंत्र आपका। और ये कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसमें दशराज युद्ध के बारे में वर्णन है। दशराज युद्ध जो है
उसमें 10 राजाओं के एक साथ युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक, तो क्या था, 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा है और ये कहाँ पे है, ये 7वें मंडल में आपको मिलती है। ठीक, तो ये 10 राजाओं का जो युद्ध था ये कहाँ हुआ था, परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी का अब नाम क्या है, तो ये रावी जो नदी है, रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में परुष्णी नदी बोलते थे। ठीक, तो परुष्णी नदी के तट पर 10 राज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है। ठीक, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर होती है। फिर वर्ण व्यवस्था। ठीक, अब वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे क्या है, वो अस्तित्व में यानी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो है वो हमको जो मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब इसमें 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये 4 वर्ण व्यवस्था हमको प्राप्त होती है। लेकिन क्या था कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी। जैसे क्या था, अभी क्या है, अभी आप आम उसमें देखते होंगे, आप खुद को भी देखते होंगे, तो आधुनिक समाज में जो व्यक्ति जिस कुल या परिवार में जन्म ले लेता है वो क्या हो जाता है, उसी कुल का व्यक्ति माना जाता है। ठीक, अब जैसे कोई क्या है, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण है, कोई मुस्लिम समुदाय में जन्म लेता है तो वो मुस्लिम है, कोई बौद्ध में, कोई जैन में, कोई ईसाई में। ठीक, तो यहाँ से ये डिफाइन होता है कि व्यक्ति जब जन्म लेगा तो जहाँ जिस कुल में वो जन्म लेता है वो उसी का माना जाता है। ठीक, बाकी जाति और धर्म जो है ये कुछ, ये क्या है, एक परवरिश का नाम है। ठीक, परवरिश को ही जाति और धर्म का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब जैसे अभी कोई नवजात शिशु है, बच्चा है, वो जन्म लेता है। ठीक है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है, मान लीजिए वो हिंदू कुल में जन्म लिया। ठीक है, तो हिंदू कुल में अगर वो जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत ही उसको किसी मुस्लिम परिवार में दे दीजिए। अब वो जब ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो उसके बाद वो हिंदू कुल का था लेकिन उसको पैदा होते ही कहाँ दे दिया गया, मुस्लिम कुल में। तो अब क्या है, वो सारी चीजें जो अपनी करेगा वो मुस्लिम रीति रिवाज की करेगा। ठीक है, पैदा कहाँ हुआ था, हिंदू समुदाय में, तो ये एक परवरिश का नाम है। ठीक है, जिस प्रकार की उसको परवरिश मिलेगी वो उसी को मानेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, जो ये 4 वर्ण थे ये क्या थे, जन्म के आधार पर नहीं थे। ठीक, जन्म के आधार पर नहीं थे, ये थे कर्म के आधार पर। ठीक, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। अब कर्म के आधार पर कैसे, तो कर्म के आधार पर इस प्रकार थी कि जैसे कोई ब्राह्मण है। ठीक, ब्राह्मण क्या है, वो पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन यज्ञ ये सब चीजें करता था या फिर करवाता था, तो उसको क्या बोलते थे, ब्राह्मण। ठीक, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अगर उसकी रुचि इन सब चीजों में है, ठीक, वो क्या कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, वो वेदों का पाठ कर रहा है, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उसकी रुचि व्यापार में है, वाणिज्य में है, तो अगर वो व्यापार कर रहा है तो क्या होगा, वो वैश्य कुल में माना जाएगा। तो ये क्या था, ये कर्म आधारित जो थी वो वर्ण व्यवस्था कहाँ थी, ऋग्वैदिक काल में थी। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता चल गया। कहाँ पे, 10वें मंडल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था मिलती है। कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जो है वो मिलते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त, ये 3 सूक्त जो है वो भी हमको कहाँ मिलते हैं, 10वें मंडल में। ठीक है, अब इसके बाद एक सोमदेव की चर्चा की गई है। ठीक, तो सोमदेव की चर्चा जो है वो 9वें मंडल में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सोमदेव की चर्चा कहाँ से, 9वें मंडल में मिलती है। ठीक, अब इस
अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार और इसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में। तो इसमें क्या था कि जो राजनीतिक विस्तार था वो लगभग लगभग क्या था, अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक माना जाता था। तो कहाँ से, जो इनका मुख्य निवास था वो पंजाब के सतलज नदी जो थी वहां से लेकर यूपी में यमुना नदी तक माना जाता था। तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से उल्लेख मिलता है, तो ब्रह्मवर्त के नाम से सतलज से लेके यमुना तक का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। तो मुख्यतः क्या था, जो आर्य रहते थे उनके पूरे क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश या फिर सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक है, 7 नदियों का क्षेत्र, ठीक। तो वो 7 नदियां कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्राचीन काल में क्या था कि नदियों के नाम जो थे वो अलग थे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फला नाम किस नदी का है, ठीक है, या फिर नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस नदी का आधुनिक नाम क्या है, या फिर आधुनिक नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस नदी का ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में नाम क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 7 नदियां थी वो यहाँ तक थी, ठीक। तो पहली नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन सी थी, सिंधु नदी, इसको बोलते हैं इंडस रिवर या फिर इंडस, ठीक। दूसरी सरस्वती का नाम हमें सरस्वती ही मिलता है। तीसरी नदी थी सतुद्री, जिसको अब क्या बोलते हैं, आधुनिक नाम क्या है इसका, सतलज, ठीक। चौथी नदी है विपाशा, जिसको अब क्या बोलते हैं, व्यास। पांचवी नदी परुष्णी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, रावी। फिर वितस्ता, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, झेलम। अस्किनी, अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है, चिनाब। ये 7 नदियां हैं जो सप्त सिंधु प्रदेश में आती हैं, ठीक। आगे कुछ नदियां हैं जैसे सदानीरा, ये गंडक को बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में गंडक को सदानीरा बोलते थे, ठीक। कुमु नाम था एक नदी, जिसको अब क्या बोलते हैं, कुर्रम। और एक नदी का नाम है कुंभा, जिसको अब क्या बोलते हैं, काबुल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो क्या था, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की नदियों का जो नाम था वो आज की नदियों में कैसे है, सिंधु को इंडस, सरस्वती को सरस्वती, सतुद्री को सतलज, विपाशा को व्यास, परुष्णी को रावी, वितस्ता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, सदानीरा को गंडक, कुमु को कुर्रम और कुंभा को काबुल अब कहा जाता है, ठीक। तो ये था ऋग्वैदिक काल में जो नदियां थी उनके नाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति में क्या था, आपको बताया गया था कि वर्ण व्यवस्था थी, ठीक। वर्ण व्यवस्था किस आधार पे थी, तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 प्रकार की थी, ठीक। उसमें 4 प्रकार के वर्ण आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। ये 4 प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि ब्रह्मा जो है, ठीक है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक। अब क्या था कि इनके मस्तक से, ठीक, मस्तक से ब्राह्मण का, ठीक, भुजा से क्षत्रिय का, ठीक है, और पैर से वैश्य का, और तलवों से शूद्र वर्ण का जन्म होता है, ठीक। ये क्या है, बताया जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है कि जो समाज में मतलब क्या था कि जिनका अधिकार था या फिर जिसके आधार पर परिवार चलता था, या फिर परिवार के जो मुखिया थे वो कौन होते थे, पिता होते थे, ठीक। और उसके बाद क्या था, सबसे छोटी जो इकाई थी वो परिवार थी, ठीक है। परिवार को क्या बोला जाता था, कुल, ठीक। परिवार को क्या बोलते थे, कुल, ठीक। और इसके जो मुखिया होते थे उनको बोला जाता था कुलप, ठीक। परिवार के मुखिया को कुलप बोला जाता था।
तो सामाजिक स्थिति में जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी या फिर कुल था, और उसके जो मुखिया थे वो कौन थे, उनको कुलप बोला जाता था। ठीक। और क्या था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ठीक है, संयुक्त परिवार मतलब कि बच्चे, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके दादा दादी, और जहां तक उसके पहले जो जीवित हैं वो सब क्या था, एक साथ रहते थे। सभी भाई, पिता के सभी भाई, सब क्या था, मिलके एक साथ एक संयुक्त परिवार में रहते थे। ठीक है। यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। ठीक, समाज क्या था, पितृसत्तात्मक, लेकिन क्या था, महिलाओं को जो है वो सम्मान प्राप्त था। ठीक है। अब जैसे क्या था, महिलाओं में जो उपनयन संस्कार है, ठीक, उपनयन संस्कार महिलाओं का होता था। ठीक है। ठीक। उसके बाद क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे जो पर्दा प्रथा थी उसका प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं ये ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ठीक। तो इस प्रकार क्या, अब बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब क्या है, महिलाओं के ऊपर थोपी जाती हैं, ये कुप्रथाएं हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ये कुप्रथाएं व्याप्त नहीं थी, इनका प्रचलन क्या है, इनका प्रचलन नहीं था। तो इसीलिए जो महिलाओं की स्थिति है वो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, किसकी, महिलाओं की। ठीक है। उसके बाद विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक, समाज में विधवा विवाह का और दास प्रथा का भी प्रचलन था। अब दास प्रथा का प्रचलन इस तरह था कि जैसे रोम में भी दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन रोम में क्या था, दास के साथ क्रूरता की जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में क्या था, दास प्रथा में क्रूरता नहीं थी। ठीक। उसके बाद आती है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में क्या था कि राजा होते थे। ठीक है, राजा होते थे, व्यवस्था क्या थी, कबीलाई थी, लेकिन कबीले का एक क्या होता था, राजा होता था। ठीक है, कबीले के राजा को क्या बोलते थे, गोपा जनस्य। ठीक है, ठीक, ये बोलते थे राजा को। ठीक। तो कबीलाई व्यवस्था थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल। ठीक, बहुत सारे कुल से मिलकर फिर किसका निर्माण होता था, ग्राम का। ठीक है, फिर बहुत सारे ग्राम से मिलकर निर्माण होता था विष का, और बहुत सारे विष मिलकर बनाते थे जन, और जन से निर्माण हो जाता था एक राष्ट्र का। ठीक। तो यहाँ पे कुल के जो मुखिया थे वो कुलप होते थे। ठीक, ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामणी। ठीक है, और विष के मुखिया को बोला जाता था विषपति। ठीक, और जन के मुखिया को बोला जाता था जनपति, और राष्ट्र के मुखिया को राजा। ठीक, ये क्या था इनको बोला जाता था। उसके बाद क्या था, उसके बाद संस्थाओं के बारे में बताया जाता है। तो सभा, समिति और विदथ, तीन प्रकार की संस्था हमको ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। तो सभा, समिति और विदथ। ठीक, तो सभा में क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था, सभा है और विदथ है, ये दोनों जो संस्था थी ये राजा को सलाह देने के लिए होती थी। ठीक, इसमें क्या था, जो समाज के संभ्रांत लोग हैं, ठीक है, और ये लोग क्या थे, इसमें भाग लेते थे। ठीक है, या फिर इसमें पार्टिसिपेट कौन करता था, जो समाज के संभ्रांत लोग हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब में क्या था, महिलाओं को भी, महिलाएं जो थी उनको भी मतलब प्रवेश मिलता था। ठीक है, और ये क्या होती थी, ये चर्चा के लिए आयोजित की जाती थी। इसमें क्या है, राजा को सुझाव भी दिया जाता था। ठीक है, सभा और विदथ में। समिति क्या थी, समिति में ये इनसे छोटी थी। समिति में क्या था कि हर प्रकार के लोग, आम जनता को भी मतलब क्या था कि यहाँ पे बुलाया जाता था, आम जनता को भी शामिल होने का अधिकार क्या है, प्राप्त था। ठीक, ये हो जाता है राजनीतिक स्थिति यहाँ की। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपकी आर्थिक स्थिति। ठीक, अब आर्थिक स्थिति में जैसे
सिंधु सभ्यता में आपने देखा था कि वहां पे क्या था, व्यापार जो है वो मुख्य पेशा था, क्योंकि वहां पे क्या था, कृषि अधिशेष था। ठीक है। अब यहाँ पे आर्थिक स्थिति में प्राथमिक पेशा जो था वो पशुपालन था। ठीक है। पशुपालन में सबसे पहले गाय जो है वो पाली जाती थी। ठीक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गाय को ही माना जाता था। गाय को क्या बोलते थे, अघन्या। ठीक है। अघन्या मतलब कि इसको मारा नहीं जाएगा। ठीक है। इसकी हत्या नहीं की जा सकती। ठीक। तो इसको बोलते थे अघन्या। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, गाय थी। ठीक है। और एक पणि नामक व्यापारी जो प्राप्त होते हैं, ये पणि क्या था, व्यापारी थे। ठीक है। ये पशुओं की चोरी जो है वो करते थे। ठीक है। तो ये चीज यहाँ से देखने को मिलती है। तो पणि क्या था, पणि जो है वो पशुओं की क्या है वो चोरी करते थे। ठीक। और इनका द्वितीय पेशा क्या था, कृषि। और कृषि में इनको एक अनाज मिलता है यव। यव का सामान्य अर्थ क्या है, जव। ठीक है। तो जव से ये भली भांति क्या है वो परिचित थे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जैसे जो महिला होती थी या फिर लड़कियां होती थी उनको बोलते थे दुहिता। ठीक। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये दूध निकालने का काम करती थी। ठीक है, गाय से। ठीक है। तो दूध निकालने का काम करने के कारण को क्या बोलते थे, दुहिता बोला जाता था। ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानवर था जिसका नाम घोड़ा। तो घोड़ा से भी ये क्या थे, परिचित थे। ठीक। ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक। अब इसमें जो छोटी चीजें बची हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।